हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सबको अपने अपने जवाब मिलने वाले थे। सभी लोग सुबह 4 बजे तैयार होकर ऑफिस पर मिले। साथ साथ मनीषा और मुस्कान भी थे, जो कि मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी रोनित अपने कैबिन से कुछ पेपर्स लेते हुए बाहर आया और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो सब लोग कैसे हैं? सभी ने रोनित को गुड मॉर्निंग कहा और रोनित सबको आगे का प्लान बताने लगा। रोनित ने बोलना शुरू किया और सभी उसे सुनने लगे। इस नक्शे के हिसाब से हमें आज इंडियन ओशन से होते हुए जाना है। मैंने मौसम का हाल पता किया है। आज मौसम मोस्टली साफ ही रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर मौसम बिगड़ता दिखे तो हम मिशन को वोटिंग बेसिस पर अबॉर्ट कर देंगे। इसके बाद रोनित मैप पर एक जगह को मार्क करते हुए कहता है, अब कैप्टन विलियम का जहाज हमें यहां पर मिला था, तो हमें उसी के सीध में आगे बढ़ना है। अब जबकि हमारे आधुनिक सैटेलाइट मैप में ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तो हम उसी एरिया में 20 माइल्स के इलाके में खोज करेंगे और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो हम सीधा वापस लौट आएंगे। मैंने हमारी नाव में एक ट्रांसपोंडर लगवाया है। अगर हमारी नाव को कुछ हो जाएगा तो बचाव कर्मियों को हमें ढूंढने में आसानी होगी। मैंने फ्यूल और लाइफ बोट्स भी चेक किए हैं। जहाज के मेंटेनेंस का क्या हाल है अब्बास? रोनित ने अब्बास से खबर लेते हुए पूछा। जहाज एकदम ठीक है और एकदम अच्छे से चलेगा। सारी चीजों की जांच मैंने खुद करी है और उसकी रिपोर्ट भी संतोष ने चेक कर ली है, अब्बास ने आंसर देते हुए कहा। गुड। और जहाज पर सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी वगैरह का क्या हाल है अतुल? और आपके सारे इक्विपमेंट्स ठीक से चल रहे हैं ना? सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी पूरी तरीके से चार्ज हैं और एक्स्ट्रा बैटरीज भी हमने साथ में ले ली है। उसकी चेकलिस्ट मैंने और सिद्धेश ने 2 बार वेरीफाई करी है, अतुल ने जवाब देते हुए कहा। सो वेरी गुड, लगभग सब कुछ ठीक ठाक है। और खाने पीने का क्या हिसाब है जहाज में? कहीं जहाज खराब हो गया तो बचाव कर्मियों के आने तक हम खुद को कैसे बचाएंगे? रोनित ने सवाल किया। मनीषा ने फौरन उतावलेपन में जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए रोनित भाई साहब, मैंने और मुस्कान ने काफी कुछ लिया है। आज तो मैंने बल्कि स्पेशल तैयारी करी है। मनीषा की इस बात पर सभी हंसने लगे और तभी रोनित बोला, तो ठीक है, फिर चलो निकलते हैं और देखते हैं उस श्रापित टापू और उसके श्राप को। सभी अपने अपने बैग उठाकर नाव की ओर बढ़ने लगे और तभी रोनित ने संतोष को बंदूकों का रिपोर्ट पूछा। संतोष ने जवाब दिया, सब ओके है, हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए काफी असला है। सभी नाव पर अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। मनीषा और मुस्कान तो जैसे किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रही हों और वो पूरा नजारा अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। संतोष और अब्बास ने कंट्रोल रूम में जाकर इंजन चालू किया और सभी लोग आगे बढ़ने लगे। सभी को सुबह की ठंडी हवा छू कर निकल रही थी। सबको ये सफर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। रोनित हर स्टेशन पे जाकर सबका हाल पूछ रहा था और ये जरूरी भी था, क्योंकि काम में छोटी से छोटी दिक्कत बड़ा रुकाव पैदा कर सकती थी। मनीषा और मुस्कान सफर का लुत्फ उठाने में मस्त थे। काफी देर तक जहाज उस दिशा में बढ़ने लगा जहां उनको कैप्टन विलियम का जहाज डूबा हुआ मिला था और तभी सिद्धेश, अतुल और रोनित कंट्रोल रूम में पहुंच गए। उन्होंने फिर से एक बार पूरे जहाज का ब्यौरा स्टडी किया और जहाज को एक जगह पर लाकर रोक दिया। सिद्धेश ने कहा, यह वही जगह है जहां पर हमें वो संदूक मिले थे और इसी जगह के ठीक नीचे कैप्टन विलियम का जहाज है। संतोष ने सोनार चेक किया और सिद्धेश की बात को कंफर्म करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हम अभी उस जहाज के ऊपर ही हैं। आप में से जिन लोगों को सोनार टेक्निक के बारे में नहीं पता है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से
समुद्र के अंदर किसी भी चीज की लोकेशन का पता किया जाता है। तो अब आगे के सफर को शुरू करते हैं। हमें यहाँ से 20 मील के इलाके की जांच करनी है। अगर कुछ उम्मीद दिखी तो हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। रोनित ने बात को आगे रखते हुए कहा। सभी ने सर हिलाकर सहमति दिखाई और आगे बढ़ने लगे। अब सबका ध्यान समुद्र की तरफ था। कोई रेडार चेक कर रहा था तो कोई दूरबीन समुद्र में होराइजन को घूर रहा था। अब सभी थोड़ा तनाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि इतनी दूर वो लोग जिस चीज को खोजने आए थे वो आज तक किसी ने भी नहीं खोजी थी। और ऊपर से वो शराब, कहीं ना कहीं सबके मन में उसका डर भी था। क्या हो अगर वो शराब सच हो। तभी संतोष को सोनार पे कुछ दिखाई दिया और उसने सबको सोनार स्टेशन के पास बुलाया। सभी लोग थोड़ी देर के लिए चौंक गए और संतोष के पास जाकर खड़े हो गए। संतोष ने सोनार स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, हमारे नीचे एक और डूबा हुआ जहाज है। इस बात पर सभी लोग थोड़ा हैरान थे और हैरानी में पड़ गए थे, लेकिन सिद्धेश के मुताबिक ये आम बात थी और उसने कहा, यह समुद्र है, ऐसी कई चीजें समुद्र के अंदर समाई हुई हैं। सबने सिद्धेश की बात पर यकीन करते हुए आगे बढ़ना जरूर, लेकिन ये शायद उनकी एक छोटी सी भूल थी। तभी रोनित से संतोष ने सवाल किया, अब हम कैप्टन विलियम के जहाज से कितनी दूर आ गए हैं? संतोष ने कहा, लगभग 14 मील। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सभी की नजर अब समुद्र पर टिकी हुई थी, पर अचानक से दूरबीन लिए हुए सिद्धेश को सामने कुछ दिखाई दिया और उसने रोनित से सवाल किया, रोनित, तुमने सवेरे कहा था कि मौसम साफ रहेगा, फिर ये अचानक से तूफान कैसा? रोनित और बाकी सब भी अब सिद्धेश जिस दिशा में देख रहा था उधर बारी बारी से देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरअसल धीरे धीरे करके एक तूफान इनकी दिशा में ही बढ़ रहा था और अब धीरे धीरे समुद्र अपना रौद्र रूप धारण कर रहा था। रोनित ने सभी को कंट्रोल रूम में चलने को कहा। वहां जाकर रोनित ने कहा, क्या लगता है आपको, क्या हमें यहीं पर मिशन को अबॉर्ट कर देना चाहिए? अतुल ने तुरंत बोला, ये तो एक छोटा सा तूफान है, जितनी तेजी से आया है उतनी तेजी से चला जाएगा। वैसे भी समुद्र के इस हिस्से में तो ऐसे तूफान आते रहते हैं, हमें इस तूफान के जाने तक का इंतजार करना चाहिए। सिद्धेश ने अतुल का साथ देते हुए कहा, सही कह रहे हो अतुल, वैसे भी हम लोग मंजिल के काफी पास हैं। अब रोनित की नजर संतोष पर थी। संतोष ने कहा, पर हम यूं ही तूफान में खड़े भी तो नहीं रह सकते ना, और ना ही तूफान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस पर अब्बास ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना हम इस तूफान को घूमकर क्रॉस कर लें, बस थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा पर हम आगे पहुंच जाएंगे। सभी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रोनित ने घूम के जाने को मंजूरी दे दी। अब तूफान भी इनके करीब पहुंचने वाला, पर अब्बास और संतोष ने होशियारी दिखाते हुए तूफान को चक्कर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, पर अब घूम के जाने के लिए शायद बहुत देर हो गई थी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें अब इनके जहाज को कागज की तरह उड़ाने लगी थीं। संतोष और अब्बास पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। अब तूफान काफी करीब आ गया था। सबको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। संतोष और अब्बास जहाज की पूरी शक्ति लगा रहे थे, पर काम नहीं बन रहा था। अब समुद्र की लहरें पूरे नाव को गीला करने लगी। इतनी ऊंची लहरों से उन सभी का सामना पहली बार हो रहा था कि तभी अचानक से जहाज के इंजन रूम से कुछ टूटने की आवाज आई और जहाज का इंजन बंद हो गया। वो आवाज इतनी जोर की थी कि सभी अचानक से हुई इस आवाज से डर गए और तभी एकदम से अब्बास चिल्ला पड़ा, या अल्लाह, लगता है ड्राइव शाफ्ट टूट गई है। इस बात को सुनकर संतोष भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी अतुल बोला, जल्दी हमारे कैबिन की ओर चलो,
हम वहीं से कुछ सोचेंगे। सभी लोग भागते हुए अतुल और सिद्धेश के कैबिन में पहुंच गए और तूफान के जाने का इंतजार करने लगे। अब्बास और संतोष इंजन रूम की तरफ दौड़े ताकि इंजन को हुए नुकसान का ब्यौरा ले सकें। इधर कैबिन में मनीषा और मुस्कान अब सबसे ज्यादा डरे हुए थे। वो अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि तभी वहां पर अब्बास और संतोष पहुंचते हैं। सभी उनका ही इंतजार कर रहे थे। आते ही संतोष बोल पड़ा, इंजन तो ठीक है पर ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है। हमें उसे ठीक करने के लिए 5-6 घंटे लगेंगे। अब क्या करें? मनीषा संतोष से पूछने लगी और तभी संतोष गुस्सा करते हुए बोला, इसीलिए हम लेडीज को साथ नहीं लाते। अब समझी मैं क्या बोल रहा था? अब हम कुछ नहीं कर सकते। जहाज खराब हो चुका है और तूफान पूरे उफान पर है। इसके जाने का इंतजार करना पड़ेगा। तूफान की वजह से बड़ी बड़ी समुद्री लहरें जहाज से आकर टकरा रही थी, जिससे जहाज काफी ज्यादा अस्थिर हो रहा था। काफी देर तक ये सब चल रहा था। सभी अतुल और सिद्धेश के कैबिन में बैठे बैठे बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब शांत होने लगा और धूप निकलती हुई दिखी। थोड़ी देर के बाद तूफान जा चुका था। सभी लोग ऊपर आकर जहाज को हुए नुकसान का जायजा लेने लगे, पर इतना कुछ झेलने के बाद भी जहाज को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। अब सभी उस तूफान को उनसे दूर जाता देख सकते थे कि तभी रौनक ने दूरबीन उठाई और आसपास का जायजा लेना शुरू किया। और देखते ही देखते उसकी नजर एक जगह पर आकर रुक गई और उसके मुंह से बस 3 वर्ड्स निकले, ओ माय गॉड। उसने सबको बारी बारी से दूरबीन देकर उस जगह को दिखाया और सब एकदम हैरान हो गए थे। वहां पर सच में एक टापू था जो कि उनसे काफी करीब था और अब सबके होश उड़ गए थे। इस जगह पर तो कोई टापू नहीं होना चाहिए था, अब्बास ने मैप चेक करते हुए कहा। तभी अब्बास की नजर जहाज के कंपास पर गई जो कि अजीब तरीके से घूमने लगा था और उसने ये बात सबको बताई। क्या किसी की घड़ी काम कर रही है? सिद्धेश ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा। अब सभी लोग अपनी अपनी घड़ी देखने लगे और सबकी घड़ी ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसका मतलब यही वो श्रापित टापू है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। रौनक ने सबको देखते हुए सवाल किया। सिद्धेश और अतुल ने खुशी से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, हाँ यही है वो। लेकिन मनीषा और मुस्कान बहुत डरे हुए थे और उन्होंने कहा, तो क्या वो श्राप सच में है? अतुल ने मनीषा को कहा, नहीं नहीं भाभी, श्राप जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये कंपास और हमारी घड़ियां कैसे बंद हो गए? मैं तो कहती हूं यहां से वापस चलते हैं। जो देखने आए थे वो तो हमने देख ही लिया है, मुस्कान ने डरते हुए कहा। सिद्धेश ने बोला, देखिए मुस्कान भाभी, हमारी घड़ियां और कंपास एक मैग्नेटिक फील्ड में बंद पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये शायद एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कोई श्राप जैसा नहीं है। अतुल ने संतोष से पूछा, क्या हम जहाज को वहां तक नहीं ले जा सकते? नहीं, जहाज अभी 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता। इंजन का काम किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे भी शाम, तो क्यों ना हम आज रात इसी बोट पर रुक जाएं और कल सवेरे उस टापू पर चलें। रौनक ने सुझाव देते हुए कहा, कल क्यों, आज ही चलते हैं, वहीं पर रुक जाएंगे, सवेरे से टापू को एक्सप्लोर कर लेंगे। सिद्धेश ने जिद करते हुए कहा। पर क्या हो अगर वहां कुछ खतरा हुआ तो? अब्बास ने सवाल करते हुए पूछा। तो ठीक है, मैं और अब्बास जहाज की मरम्मत करने में लग जाते हैं। आप लोग जाकर टापू को अच्छे से चेक कर लो और अगर कुछ खतरा हुआ तो वापस आ जाना। तब तक मनीषा और मुस्कान जहाज पर ही सिद्धेश और अतुल के कैबिन में रहेंगी। अगर खतरा नहीं हुआ तो आप हमें वॉकी टॉकी पर बता देना, हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, संतोष ने सुझाव देते हुए बोला। तो ठीक है, हम लोग जाकर टापू की जांच करते हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अतुल ने कहा। अब्बास ने एक छोटी मोटरबोट पानी में उतारी और उसमें रौनक, अतुल और सिद्धेश बैठकर टापू की ओर निकलने लगे। जाते वक्त
अतुल सबको एक वॉकी टॉकी दिया और सभी वॉकी पर एक फ्रीक्वेंसी सेट करने को कहा। जहाज पर संतोष और अब्बास जहाज ठीक करने में जुट गए थे। मनीषा और मुस्कान कैबिन में उनकी मदद करने में लग गए थे। इधर छोटी मोटर बोट पर तीनों लोग धीरे धीरे करके टापू के करीब पहुंचने लगे और टापू के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। कुछ चक्कर काटने के बाद मोटर बोट का इंजन अटक अटक के चलने लगा और फिर बंद पड़ गया। अब ये क्या हो गया है? लगता है इंजन में कचरा अटक गया है और हमारा जहाज भी काफी दूर है। अब क्या करें? रोनित और सिद्धेश से परेशानी भरी आवाज में कहा, हम लोग टापू के काफी करीब हैं, तो क्यों ना टापू पर ही चलते हैं। रेत के किनारे बोट को लगा देंगे और सीधा पास जाकर टापू की जांच करेंगे। सिद्धेश बोला, सही कहा, वैसे भी शाम होने को आई है, जितना जल्दी काम खत्म करेंगे उतना ही बेहतर है। रोनित भी सिद्धेश की बात पर राजी होते हुए बोला और इन लोगों ने चप्पू का उपयोग करते हुए टापू की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार हम पहुंच ही गए। चलो इस बोट को अच्छी जगह पर लगाकर आगे की जांच करते हैं, अतुल ने रोनित और सिद्धेश से कहा। सबने बोट को एक जगह पर पत्थर से बांधकर टापू पर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर जाते ही रेत का किनारा खत्म हो गया और पेड़ों से घिरा एक जंगल शुरू हो गया। सबने आसपास का इलाका छान मारा, पर सिवाय जंगली पेड़ों और कुछ जहरीले सांपों के कुछ नहीं मिला। इधर जहां पर इंजन रूम में कई घंटों की मशक्कत के बाद भी काम नहीं बना था, अब संतोष और अब्बास भी काफी थक गए थे और साथ ही साथ मनीषा और मुस्कान भी। सबका हाल काफी बुरा था कि तभी संतोष ने घड़ी में समय देखा और चिल्ला पड़ा, 6 घंटे हो गए पर अब तक बाकी की टीम की कोई खबर नहीं आई है। ये लोग कर क्या रहे हैं वहां पर? संतोष, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? मैं वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश कर। अब्बास संतोष को जवाब देते हुए कहा। अब्बास ने वॉकी पे बहुत कोशिश करी पर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इधर अतुल और बाकी टीम का भी यही हाल था। ऐसा लगता है इस टापू की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर वॉकी भी दूर तक काम नहीं कर रहे हैं, सिद्धेश ने कहा। पर अब क्या करें? हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। हमारी मोटर बोट खराब हो गई है। हमें उनको कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे साथ क्या हुआ है, नहीं तो वो लोग खामखा में टेंशन लेंगे। अतुल ने सिद्धेश की बात का जवाब देते हुए कहा, एक काम करते हैं, किसी ऊंची जगह पर चलते हैं, वहां से इन्हें लाइट सिग्नल देंगे। सभी लोगों ने टापू पर नजर डाली तो पता चला वहां 2 ऊंचे पहाड़ हैं। सभी ने उसमें से छोटे वाले पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जंगल काफी घना था। इन्हें आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से वहां सांप और जहरीले मच्छर काफी तादाद में थे। रोनित ने मेडिकल किट में से एक क्रीम निकाली और सबको अपने शरीर पर लगाने को कहा, जिससे कि इन्हें जहरीले मच्छरों से छुटकारा मिले। इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और चलते चलते एक तालाब के पास जा पहुंचे। तालाब का पानी एकदम शांत दिखाई दे रहा था। इन्होंने तालाब से आगे बढ़ना शुरू किया और थोड़ा आगे जाते ही इन्हें झाड़ियों से इंसान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सभी थोड़े हैरान थे, पर पास जाने पर पता चला कि ये एक इंसान ही है। वो काफी दिनों से भूखा प्यासा लग रहा था और मच्छरों की वजह से काफी बीमार भी लग रहा था। तीनों उसके पास गए तो वो थोड़ा डर गया और छुपने की कोशिश करने लगा। अतुल, सिद्धेश और रोनित भी थोड़ा घबरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान टापू पे ये कौन है और डर क्यों रहा है। रोनित उसके थोड़ा पास गया और उससे कहा, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप हिंदी जानते हो? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? उस आदमी ने सवाल किया। मेरा नाम रोनित है और ये मेरे साथी हैं। हम यहाँ इस अनजान टापू की खोज करते हुए आए थे।
रोनित ने जवाब दिया। रोनित की इस बात पर वो हंसने लगा और कहा, आप लोगों को इस टापू के बारे में शायद नहीं पता है, यहाँ सिर्फ मौत है। अब रोनित और सिद्धेश और अतुल थोड़ा डर गए थे। सिद्धेश ने पानी की बोतल आगे करते हुए कहा, लीजिए पानी पीजिए, आप बहुत प्यासे लग रहे हो। पानी की बोतल देखते ही उसने झट से सिद्धेश से पानी की बोतल ली और पूरा पानी एक सांस में खत्म कर दिया और कहा, काफी दिनों के बाद पीने का पानी मिला है। रोनित ने उसकी तबीयत की जांच की और कहा, आप तो काफी बीमार हैं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। रोनित ने मेडिकल किट में से एक इंजेक्शन और एक दवा निकाली और उसे इंजेक्शन देते हुए कहा, आपको कुछ खा लेना चाहिए। सिद्धेश ने अपने बैग से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले और सबको खाने को दिए। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे पहुंचे? आप देखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं। अतुल ने उस आदमी से सवाल किया। इन लोगों की इतनी मदद को देखते हुए उस आदमी को इन पर भरोसा हो गया था। मेरा नाम शुभम है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं मर्चेंट शिप का कैप्टन था, उस आदमी ने कहा। आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आप हमें थोड़ा साफ साफ बताइए प्लीज, रोनित ने शुभम से कहा। मैं और मेरा क्रू शिप से इंडिया वापस जा रहे थे कि तभी एक तूफान ने हमें इस टापू से करीब 4 मील दूर हमारे जहाज को डुबो दिया। हम लोग करीब करीब 20 लोग थे जो कि लाइफ बोट से अपनी जान बचाकर इस टापू पर आ गए थे, लेकिन हमारी मौत शायद यहीं लिखी थी। शुभम बोलते बोलते थोड़ा शांत हो गया। इस टापू पर उन लोगों का कब्जा है। वो लोग इस इलाके में आने वाले हर किसी को जान से मार डालते हैं, यहाँ तक कि इस टापू के तालाब का पानी भी जहरीला है। इतना बोल के शिवम ने सबसे चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप में से किसी ने उस तालाब का पानी तो नहीं पिया? नहीं तो क्या है उस पानी में? उस तालाब का पानी इंसान के शरीर के सारे तत्व सोख लेता है। उस पानी को पीने के बाद मौत पक्की है। शिवम ने आगे कहा, मेरे जहाज के कुछ आदमी इस पानी को पीते ही बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मरने लगे। ये देखकर मैंने उस पानी को छुआ तक नहीं। आपने कहा कि इस टापू पर किसी का कब्जा है, कौन है वो लोग? सिद्धेश ने शुभम से पूछा। वो लोग समुद्री लुटेरे हैं। ऐसा लगता है कि 100-200 सालों से वो लोग इसी टापू को छुपने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर शिवम उठ खड़ा हुआ और छोटी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब सिद्धेश, रोनित और अतुल को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। संतोष ने जिस डूबे हुए जहाज सोनार पे देखा था वही शुभम का जहाज था, और कैप्टन विलियम जिस बीमारी को प्लेग समझ रहे थे वो प्लेग नहीं बल्कि यहाँ के पानी का असर था। पर कुछ सवाल अब भी थे जिनके जवाब मिलना बाकी था। चलते चलते ये लोग छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां जाकर शुभम ने झाड़ियों में छुपने को कहा और सभी लोग छुप गए। थोड़े से इंतजार के बाद इन्हें बड़ी पहाड़ी के कुछ हिस्सों से रोशनी आती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वहां कई लोग हैं जो कि काफी समय से रह रहे हैं। तभी शुभम का ध्यान होराइजन पर खड़े रोनित के जहाज पर गया। क्या वो जहाज तुम्हारा है? शुभम ने धीरे से पूछा। हाँ वो हमारा ही है, मेरे बाकी के साथी वहीं पर हैं। उनसे कहो कि अपनी जहाज की सारी लाइट्स ऑफ कर दें, वरना ये लोग उस जहाज को भी डुबा देंगे। शिवम की इस बात पर सब चौंक गए। आखिर कोई जहाज को कैसे डुबा सकता है? अतुल ने शुभम का मजाक उड़ाते हुए कहा। टोरपीडो से। उनके पास एक सबमरीन भी है जिसमें से ये लोग अफीम और सोने की तस्करी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा इतना बड़ा जहाज सिर्फ तूफान से डूब जाएगा? शुभम ने कहा। अब रोनित, अतुल और सिद्धेश को पसीना आने लगा था। अब क्या करें? अगर किसी की नजर में जहाज आ गया तो? सिद्धेश और अतुल ने चिल्लाते हुए कहा। तभी रोनित ने एक टॉर्च निकाली और जहाज की तरफ टॉर्च को जलाने और बुझाने लगा। जब वॉकी से संपर्क नहीं तो संतोष ने मनीषा और मुस्कान को जहाज के ऊपर जाकर
दूरबीन से बाकी टीम की खबर लेने को कहा और अब्बास और संतोष इंजन रूम में फिर से जहाज को ठीक करने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद मनीषा इंजन रूम में भागती हुई आई और संतोष से कहने लगी कि टापू पर से कोई हमारी ओर टॉर्च से इशारा कर रहा है। संतोष ने अब्बास से काम खत्म करने को कहा और वो तेजी से ऊपर आ गया। ये मोर्स कोड है, जल्दी से पेन और पेपर लेकर आओ, संतोष ने कहा। मनीषा और मुस्कान ने भागते हुए पेन और पेपर ले आया। संतोष दूरबीन से उस लाइट की तरफ देखकर पेपर पे कुछ लिखने लगा। लिखना खत्म होते ही वो दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में गया और जहाज की सारी लाइट्स बुझा दी और वॉकी पर अब्बास को कहने लगा, अब्बास कम इन, ओवर। उधर से अब्बास की आवाज आई, अब्बास इज हियर, ओवर। संतोष ने फिर से कहा, जल्दी से ऊपर आओ, यहाँ एक प्रॉब्लम है, ओवर एंड आउट। ये सुनकर मनीषा और मुस्कान भी घबराने लगे थे। तभी वहां अब्बास आया और आते ही उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? उसने टापू पर से आते हुए लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारी टीम है, उन्होंने खतरे का इशारा दिया है। थोड़ी देर बाद वो बाकी का मैसेज देने वाले हैं। क्या कहा है उन्होंने? अब्बास ने फिर से पूछा। संतोष ने उसके हाथ में वो पेपर दिया जिस पर मैसेज था और फिर से टापू की तरफ दूरबीन से देखने लगा। अब्बास ने जब मैसेज पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, मैसेज देखते ही सारी लाइट्स बुझा दो, अगले मैसेज का इंतजार करो, रोनित। ये क्या है? वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अब्बास ने संतोष से परेशानी भरी आवाज में पूछा। उम्मीद करो कि वो लोग किसी मुसीबत में ना हो, संतोष ने अब्बास से कहा। इधर जहाज की लाइट बुझते ही संतोष, रोनित और सिद्धेश ने राहत की सांस ली। अब क्या करें? कहीं उन्हें हमारे आने की भनक तो नहीं लगी ना? सिद्धेश ने शुभम से पूछा। लगता तो नहीं है, वरना अब तक उन्होंने हमारे पीछे उस राक्षस को भेज दिया होता, शुभम ने कहा। यहाँ एक राक्षस भी है? पता नहीं भगवान, क्या क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, रोनित ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। शुभम, तुम हमें पूरी बात बताओ, आपके इस टापू पे आने के बाद से यहाँ पर क्या क्या हुआ? अतुल ने शुभम से पूछा। हमारा जहाज डूबने के बाद मैं और मेरे क्रू के साथ लाइफ बोट पे इस टापू पर आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई टापू भी होगा, क्योंकि एक्चुअली में मैप में भी इस टापू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ आते ही हम लोगों ने काफी ज्यादा इमरजेंसी सिग्नल देने की कोशिश करी, पर इस टापू के पास आते ही हमारे सैटेलाइट फोन और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने काम करना बंद कर दिया। जब मेरे क्रू को उस तालाब के जहरीले पानी ने मारना शुरू किया तो मैं और मेरे दो साथी, जिन्होंने उस पानी को नहीं पिया था, हम लोग उन्हें बचाने के लिए पूरे टापू पर मदद मिलने की कोशिश करने में भटकने लगे। पर तभी उन पर उस राक्षस ने हमला कर दिया, जिसका कद करीब करीब 12-13 फीट था। मेरे सारे भाई जैसे दोस्त एक एक करके मेरे सामने ही मारे गए। मैंने इस टापू के बारे में और खोजबीन शुरू करी तो मुझे इस टापू के कई राज पता चले। और वो क्या है? रोनित ने पूछा। यहाँ पर तकरीबन 11 लोग ही हैं और वो लोग ऊपर उस गुफा में रहते हैं जो उस बड़ी सी पहाड़ी पर है। ये लोग अलग अलग कंट्रीज के हैं, जिसमें हमारी कंट्री का भी एक बंदा है। उनका बॉस शायद एक अफ्रीकन इंसान है। इन लोगों ने उसी गुफा में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली है मानो, जिसमें ये लोग तस्करी वाले सोने को पिघलाकर बिस्किट्स बनाते हैं और वहां पर अफीम भी स्टोर करके रखते हैं। इनके पास एक जर्मन पनडुब्बी भी है जो कि देखने में वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई लगती है और ये लोग सारी तस्करी उसी से करते हैं। अब पूरी बात मुझे समझ में आने लगी है, सिद्धेश ने कहा। कौन सी बात? बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे, पहले यहां से निकलते हैं। तभी इनको अपनी तरफ एक 12-13 फीट का इंसान आता हुआ दिख रहा था, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। ये वही राक्षस है, शायद अब हम नहीं बचेंगे, शिवम डर के मारे चिल्लाने लगा। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना सब मारे जाओगे। हमें पता है तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, उस दूसरी पहाड़ी से किसी ने चिल्लाते हुए कहा। अब क्या करें?
उनको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? अतुल ने घबराते हुए पूछा। पहले जहाज पर संदेश भेज देता हूँ, रोनित ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी टॉर्च को फिर से जहाज की तरफ करके जलाने और बुझाने लगा। इधर संतोष और अब्बास को फिर से टापू पर कुछ रोशनी दिखाई दी। संतोष ने मैसेज को फौरन डिकोड करना स्टार्ट किया और वो मैसेज था, खतरा, आप लोग जल्दी यहां से निकलो, रोनित। आखिर इस टापू पर यह सब क्या हो रहा था? क्या ये टापू उतना सुलझा हुआ ही था जितना ये हमें दिख रहा है?